सिद्धांतों की व्यर्थता, वो लेख तो आपको याद ही होगा ना। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा था। उसी तरह आज का लेख भी है, जिसमें हरिशंकर परसाई जी न केवल नेताओं की पोल खोलते हैं, बल्कि आम जन को भी सवाल के कटघरों में खड़ा करते हैं कि सिर्फ नेता ही जिम्मेदार हैं। आम जनता क्या करती है? एक वोट डालने की महज अपनी खाना पूर्ति करने के बाद आप क्या समझते हैं, आपका फर्ज खत्म हुआ या इससे आगे भी आपका फर्ज होता है? आज का लेख इन्हीं सब विषयों के ऊपर है, इसलिए तवज्जो चाहूंगी। आइए लेख की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, भूल जौहार। आज के लेख का विषय है तेरे वादे पे जिए हम, ये तू जान भूल जाना। हर बार की तरह एक दिलचस्प पिक्चर है लेख के ऊपर, और वोटर है और नेताजी हैं, और क्या हो रहा है लेख का अंदाजा आपको मिल ही रहा होगा। आइए शुरू करते हैं। मिर्जा गालिब का शेर है, तेरे वादे पे जिए हम, ये तू जान भूल जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। आगे अपने ही अंदाज में उसकी व्याख्या वे कर रहे हैं। मेरी जान, तू समझती है कि तेरे वादे की आशा में हम जीते रहे तो तू गलत है। अगर तेरे वादे पर हमें भरोसा होता तो खुशी से मर जाते। और ये वोटर कह रहा है नेता को, नेता जो सिद्धांतों की व्यर्थता दिखाते हैं, ना जाने क्या क्या चीजें बोलते हैं, आदर्शवाद बघाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। आम भारतीय जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, वह इसीलिए जी रहा है कि उसे विभिन्न रंगों की सरकारों के वादों पर भरोसा नहीं है। कितना कटाक्ष है। सुनते चलिए इनका व्यंग। हर पंक्ति बिना व्यंग के लिखते नहीं है। भरोसा हो जाए तो वह खुशी से मर जाए। यह आदमी अविश्वास, निराशा के साथ भी जीजी विषा खाकर जीता है। खाने को राशन नहीं, पहनने को ढंग का कपड़ा नहीं, सर के ऊपर छत नहीं, फिर भी ऐसी क्या चीज है जो इन्हें जिंदा रखती है? आधी सदी का अभ्यास हो गया है, इसलिए दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि वेदना यदि हद से आगे बढ़ जाए तो अपनी संवेदना खो देती है, और इतनी वेदना जो कि असंवेदनशील हो जाए नैतिक मूल्यों का पतन भी कर देती है, और फिर पैदा होती है आवारा भीड़ और उसका इस्तेमाल। गौर कीजिएगा, उसके भले की हर घोषणा पर, कार्यक्रम पर वह खिन्न हो जाता है। ऐसा तो ये कहते ही रहते हैं। होता कुछ नहीं, इतने सालों में देख रहे हैं, और फिर जीने लगता है। यदि नेताओं के वादों पर उन्हें भरोसा हो जाए तो वोटर का हालत पता नहीं क्या हो जाए। निराशा, दुश्चिंता इतनी बढ़ जाए कि क्या से क्या हो जाए, इसका भी वे आगे जिक्र अपने अंदाज में कर रहे हैं। सुनिए। एक मुख्यमंत्री से बातचीत के दौरान कहा, लोगों में इतनी सिनिसिज्म अर्थात आस्था और निराशा क्यों है? कहने का मतलब यह है कि वे इतने निराश होते हैं वोटर और आम जन, लेकिन फिर भी इतनी आशा उनमें आती कहां से है? इस तरह इस बात को समझिए। मैंने कहा, कई सालों से वादे रहे हैं जो पूरे नहीं होते। आप उत्थान की योजना बनाते हैं, घोषणा करते हैं, पर वे कार्यान्वित नहीं होती। आप हरिजन को जमीन देते हैं। यहाँ हरिजन शब्द का प्रयोग व्यंग्यात्मक शैली में इन्होंने किया है, और उसे उसी तरीके से सुनिए, समझिए, तभी इस लेख का मजा होगा और तभी इसमें कही गई बात को आप समझ सकेंगे। आप हरिजन को जमीन देते हैं, पर वे उसे जोत नहीं पाता। उसके खिलाफ बड़े भूमिपति, पटवारी, पुलिस, ऊंची जात के ये लोग उसे हल नहीं चलाने देते। जिस दल की सरकार हो
उनके निर्णयों को पार्टी कार्यकर्ताओं को कार्यान्वित करना चाहिए। और पार्टी कार्यकर्ता कौन होते हैं? यही लोग तो होते हैं। तो कार्यान्वित कहां से होंगी बड़ी बड़ी जो योजनाएं बनती हैं? पर किसी भी पार्टी की सरकार हो, कार्यकर्ता बाधा ही बनते हैं। अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि कार्यकर्ता होते कौन हैं? यही पटवारी, यही पुलिस वाले, यही बड़े बड़े व्यापारी, यही लोग कार्यकर्ता हैं, तो बाधा भी यही खड़ी करते हैं। आप 5 गांव में भूमिहीन हरिजनों को जमीन दीजिए और मुस्तैद शासकीय मिशनरी और कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें 2 फसलें कर लेने दीजिए। आप देखेंगे कि इलाके से सिनिसिज्म अर्थात आस्था खत्म हो जाएगी। जब सब कुछ मिल जाएगा तो आप किसकी पूजा करेंगे? आस्था किस पर करेंगे? कौन भाग्य के भरोसे बैठेगा? कितना करारा व्यंग्य है। इस बात को समझिए कि हम धार्मिक क्यों हैं, इतनी धार्मिक प्रवृत्ति प्रबल क्यों है, ये आशा हमारे अंदर कहां से आती है? अरे भाग्य है तो कभी ना कभी तो पलटेगा। हम भाग्य भरोसे ही सारे काम छोड़ देते हैं, अपने से खुद कुछ नहीं करते। इसलिए स्थितियों में बदलाव आज भी नहीं आ पा रहा है। हाँ जी, आप देखेंगे कि इलाके से सिनिसिज्म खत्म हो जाएगा। लोग कहेंगे भाई अब तो होने लगा, सरकार कहती है तो करती भी है, मगर भ्रष्ट शासकीय मिशनरी, निहित स्वार्थी लोग और पार्टी नेता ऐसा होने नहीं देते। अगर वादे पूरे होने लगे तो खतरा है कि लोग खुशी से मर जाएंगे। इसलिए मानवतावादी सरकारें शासकीय कर्मी और नेता लोगों की जान बचाने के लिए क्रूर कर्म नहीं करते। क्रूर कर्म क्या है? वादे पूरे करना। इसीलिए तो वे वादे पूरे नहीं करते। उन्हें बुरा बनना मंजूर है, लेकिन आम जन का जिंदा रहना उनके लिए ज्यादा जरूरी है। वोट भी तो आखिर उन्हें नहीं देना है। अगर सब कुछ मिल जाएगा, आप सुविधा संपन्न हो जाएंगे, तो हार्ट अटैक की बीमारियां बढ़ जाएंगी, बीपी की बीमारियां बढ़ जाएंगी, शुगर हो जाएगी, ना जाने क्या क्या आपको हो सकता है। इसलिए नेता लोगों की नीयत पर शक ना करें, वे तो आपके भले की बात करते हैं। मगर यह भारतीय भौचक्क मनुष्य वादे सुनते हैं, घोषणाएं सुनते हैं, नारे सुनते हैं और उल्टा होते देखते हैं और भोगते हैं। 2 सालों में 2 चुनाव यह भारतीय जन देख चुका है। यह लेख लिखा गया है 1991 में। उसमें जिक्र है कि 2 सालों में 2 चुनाव, बेहिसाब धन का खर्च, कई मीटर लंबे बैनर और पोस्टर, वह अपने घर का दरवाजा नहीं खोल पाता। इतने बड़े बड़े पोस्टर बैनर होते हैं और कहीं भी चिपका के लोग चले जाते हैं, बिना ये सोचे समझे कि आम जनता की सुविधाओं को देने की घोषणाएं और वादे कर रहे हैं, और आम जनता को ही नुकसान पहुंचाकर, उनको ही परेशानी में डालकर। इस व्यंग्य को भी समझिए। वह अपने घर का दरवाजा नहीं खोल पाता, अपराधी को जनमत बनाते देखता है। वीडियो कैसेट, 24 घंटे शोर, रोशनी आंख फोड़ने वाली। यह क्या एक गरीब देश का चुनाव है? वाजिब सवाल है। हजारों करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार प्रसार में लगा दिए जाते हैं, फूंक दिए जाते हैं। वही पैसा क्या आम जनता की जन सुविधाओं के ऊपर खर्च नहीं किए जा सकते? सरकारी अस्पतालों की हालतों को सुधारने में नहीं लग सकते? क्या एमटीएनएल के जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी के तौर पे नहीं बढ़ सकते? या दूसरी चीजें जहां सरकार कह रही है कि घाटे में चल रही है, वहां नहीं लगाए जा सकते? किस तरह की हिस्सेदारी? यही कि चुनकर कहीं सम्माननीयों को संसद और विधानसभाओं में भेज दें और फिर वे सदन को और सचिवालयों को ही पूरा देश मान लें। कितना तीखा व्यंग है, कितनी करारी चोट है कि कुछ संसदीय सदस्यों को आप चुनकर भेज दें और फिर उसके बाद संसद सदस्यों का क्या कर्तव्य बनता है कि वे संसद में चुनकर आए हुए लोगों को ही पूरा देश मान लें और उस देश संसद को ही देश मान के और बस उसी संसदनुमा देश का विकास करते रहें। ये तो आज हम देख ही रहे हैं किस तरह विकास हो रहे हैं, और संसदीयों के तो किस किस तरह के विकास हो चले हैं। यह आदमी संसद भवन देखता है,
विधानसभा देखता है, आलीशान बंगले देखता है, बढ़िया कारें देखता है। इनमें इसकी इतनी ही हिस्सेदारी है कि उसने मत दे दिया है। बड़े बड़े नेताओं को लिम्बोर्गिनी में बैठे हुए देखता है, मर्सिडीज में बैठे हुए देखते हैं, और भी ना जाने कौन कौन सी करोड़ों की कारों में बैठे हुए देखते हैं, आलीशान बंगलों में रहते हुए देखते हैं। और वहां तक पहुंचाने तक ही एक वोट की जिम्मेदारी से आप मुक्त हो जाते हैं। व्यंग्य में कही गई बात है, ध्यान दीजिए और सोचने पर मजबूर होइए। इसके बाद उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं रही, आम जन की कोई हिस्सेदारी नहीं है। आपने उनको बड़े बंगले दिला दिए, बड़ी कारें दिला दी, सिक्योरिटीज दिला दी, अब आपकी हिस्सेदारी खत्म। अब आम जनता के प्रति सरकार जवाबदेही नहीं, अब जवाबदेही किसके प्रति है? जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जिनकी घर वालों को तक को, पत्नियों तक को जेड सुरक्षा दी जाती है। नोट करते चलिए ये सब चीजें। वह सिर्फ देखता है। जब प्रिंस ऑफ वेल्स दिल्ली आए थे तब दरबार भरा था, बढ़िया कपड़े पहने राजा नवाबों ने हीरे जवाहरात से दमकते हुए, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े सेनापति तमगे लगाए, राजभक्त लोग राय बहादुर, राय साहब, खान बहादुर, फानूस रोशनी बिखेरती। अकबर इलाहाबादी ने लंबी नज्म में ये सब लिखा है और अंत में लिखा है, सागर उनका, साकी उनका, आंखें अपनी बाकी उनका। इसको पढ़कर बिल्कुल ठाकुर का कुआं मुझे याद आ रही है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की लिखी हुई कविता। सब कुछ उनका तो अपना क्या, खेत खलिहान उनके, आप बेगारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं, मेहनत आपकी, सब कुछ आपका, लेकिन खेत ठाकुर जी का। और इसी तरह का आपको आज भी याद होगा, ये तो खैर आजादी से पहले का इन्होंने लिखा है, जब बड़े बड़े राजे महाराजा अपनी तलवारों का इस्तेमाल किन के आगे झुकाने में उसकी नोक किया करते थे। अपनी तलवारों की नोक को किन लोगों के आगे झुका दिया करते थे बजाय उनके सामने उठाने के। ये नोट करने लायक बात है। इतिहास में जाइए, झांकिए, पता चलेगा वे कौन कौन लोग थे। और इसी तरह आजकल भी फिलहाल हमने देखा था, 2017 की बात है, अमेरिका से एक राजकुमारी इवांका ट्रंप आई थी हमारे यहाँ, और जिनकी खातिरदारी में प्रधान सेवक खुद जुट गए थे, क्या क्या शाही भोज उनके सामने रखे थे। और उसी साल राष्ट्रीय भोजन के तौर पर खिचड़ी रखी गई थी, नॉमिनेट हुई थी और जीती थी, और खिचड़ी को राष्ट्रीय भोज घोषित कर दिया गया था। उसके बावजूद ना जाने क्या क्या पकवान उनके आगे रखे गए थे सिवाय खिचड़ी के। तो मेरी भी लेखनी थोड़ी सी फिसल गई थी और एक छोटी सी 4 पंक्तियों की व्यंग्य रचना मेरी लेखनी के दुस्साहस के कारण बाहर आ गई, तो वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। और उन दिनों तो मोब लिंचिंग का भी बहुत ज़्यादा हो रही थी 2017 में, यदि आप देखें तो, जात के नाम पे और धर्म के नाम पर भी। सुनिए मेरी ये छोटी सी व्यंग्य रचना। राष्ट्रवाद का इससे बढ़कर और क्या होगा अपमान, नहीं खिलाई खिचड़ी, खिलाया मुस्लिम पकवान। मुसलमानों की जिस तरह मोब लिंचिंग द्वारा हत्या की जा रही थी, लेकिन घूम फिर कर आए कहां? वहीं पर। दिखाने के लिए आपके पास ताजमहल है, लाल किला है, 4 मीनार है, और इनमें से एक भी हिंदू धर्म के बड़े बड़े ब्राह्मणों ने नहीं बनाए हैं। ये सब मुगलों के बनाए हुए मुगल शासनकाल की इमारतें हैं, जिनको दिखाने के लिए हम बड़ी शान से सीना तान कर विदेशी मेहमानों को दिखाते हैं कि हमारे देश की धरोहरें हैं। सिर्फ धरोहर देश की हैं, उस देश में रहने वाले लोग नहीं, दूसरे धर्म को मानने वाले लोग नहीं, वे भी तो इस देश के ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अंग्रेज सरकार के जमाने की बात है। इस सदी के आरंभ की, आजादी के 44 साल बाद भी भारतीय जन कहता है, सागर उनका, साकी उनका, आंखें अपनी बाकी उनका। ये तो सिर्फ 44 सालों की बात कर रहे हैं, मैं तो 75 साल की बात कर रही हूँ। 75वां
गणतंत्र मनाने के बावजूद आज भी हम अलग अलग मंचों से ठाकुर का कुआं जैसी कविताओं को पढ़ रहे हैं। तो क्या बदला है? कुछ भी नहीं। संसदीय परंपरा का स्वस्थ विकास अद्भुत है। 1952 से 1957 की संसद जिन्होंने देखी है वे आज की संसद को देखकर सिर ठोकते हैं। कहने का मतलब यह है तब आजादी नई नई मिली थी, लोगों में थोड़ा बहुत आदर्शवाद भी था और संसदों में मुद्दों पर बहस हुआ करती थी जो बेहद शालीन हुआ करती थी, एटिकेट्स हुआ करते थे राजनेताओं को तब के। पहले लोकसभा अध्यक्ष मावलंकर थे, उनके बाद सरकार हुकुम सिंह। मैंने देखा है सदस्य बहुत शालीन व्यवहार करते थे। कोई सदस्य बहकता तो सरदार हुकुम सिंह उसे ऐसे डांटते थे जैसे प्राथमिक शाला का अध्यापक छात्र को डांटता है। अभी 5 सितंबर को ही हमने अध्यापक दिवस मनाया है। हाँ जी, अब यह हाल है कि सदस्य इतनी हुल्लड़ करते हैं कि राज्यसभा के सभापति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा रो पड़ते हैं। तर्क का स्थान कंठ और भुजा ने ले लिया है। कंठ से यहां मतलब गाली गलौच और भुजा से तो मतलब है ही आपका मुक्कालात से। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को ही क्यों, लोगों ने तो आजकल हाल फिलहाल अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी जी तक को रोते हुए देखा है। और अब ये परंपरा उछलकर संसद के बाहर तक आ गई है ताकि आम जन को ये नजारा सुलभ हो सके। बड़े बड़े मंचों से हमारे प्रधान सेवक जी जिस तरह रो रो कर अपने मन की बात आम जन तक पहुंचाते हैं, उससे उन्हें हमें धन्यवाद करना चाहिए कि जो लोग संसद तक नहीं जा सकते उनको ये सब चीजें प्रधान सेवक जी की मेहरबानी से सुलभ हो सकी हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष हमारी संसद में जड़, विवेकहीन और गैर जिम्मेदार हो गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस भावना से सदन में बर्ताव करते हैं कि एक दूसरे को खत्म कर देंगे। और देशों में संसदीय परंपरा यह है कि जनहित और देश हित के लिए विवाद होता है। सत्ता पक्ष की आलोचना विपक्ष मुद्दों पर करता है और सुझाव देता है। रचनात्मक विरोध और विवाद होता है। एक दूसरे को धूल चटाने का काम नहीं होता। भारतीय जन देखता है कि जिस पार्टी को बहुमत मिल रहा है वह कहती है जनता ने हमें शासन का मैंडेट अर्थात जनादेश दिया है। जो सत्ता में नहीं है वह कहते हैं हमें विरोध का जनादेश दिया है, अर्थात जनता ने ही हमें चुनकर भेजा है कि हम विरोधी पार्टी बने और आपका विरोध करें। हास्य है, व्यंग्य है, हम इसका पालन करेंगे। इस विवेकहीन अंधी हटवादिता का हाल यह है कि शासक दल कहे कि 5 और 5 10 होते हैं तो विपक्ष के लोग कहेंगे नहीं सरकार गलत जानकारी दे रही है, 5 और 5 9 होते हैं, हमें विरोध करने का जनादेश मिला है। फिर से व्यंग्य है कि जनादेश में विरोधी और पक्ष और विपक्ष इसलिए नहीं देती है कि जनता ये चाहती है कि आप बड़े बड़े मंचों से खड़े होके तर्क वितर्क की प्रतियोगिताएं चलाएं। वे तो चाहती है कि उनके मुद्दों को जो यदि संसद में बैठे हुए हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वे यदि उनके मुद्दों को सामने नहीं ला रहे हैं तो विपक्ष का कर्तव्य है कि उन मुद्दों को उजागर करे, सरकार के सामने कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाए यदि सरकार गलत करती है तो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बिल्कुल उलट। सरकार यदि कुछ करना भी चाहेगी तो विपक्ष टोकेगा और अगर विपक्ष कुछ बोलेगा तो सरकार उसका खंडन करेगी। अगर विपक्ष वाले सही सूचना दें कि अमुक इलाके में अकाल है तो सरकार कहेगी कि ये झूठ है, वहां तो खूब फसल आई है। जनता को राहत पहुंचाने की कोई योजना, सही योजना का विपक्ष विरोध करेगा। और अगर विपक्ष सचमुच जनहित का कोई सुझाव दे तो सत्ता पक्ष उसे फौरन जन विरोधी कहेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जीएसटी वगैरह जब कांग्रेस लाना चाहती थी तो भाजपा जो विपक्षी पार्टी थी बहुत विरोध किया और पक्ष में और सत्ता पर आते ही लागू कर दिया। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, एक क्या बहुत सारी चीजें हैं, गौर कीजिएगा।
आपको मिल जाएंगी। थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाइए, और ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं, ये कोई 7 से 10 वर्ष के पीछे चले जाइए, सब मिल जाएगा। जनता को राहत पहुंचाने की कोई सही योजना का विपक्ष विरोध करेगा, और अगर विपक्ष सचमुच जनहित का कोई सुझाव दे तो सत्ता पक्ष उसे फौरन जन विरोधी कहेगा। यह संसदीयता नहीं, संसदीयता का प्रहसन है, अर्थात मखौल उड़ाना है संसद का। मगर यह सदस्यों के लिए कॉमिक और जनता के लिए ट्रेजिक है। संसद से बाहर आते ही वो लोग आपस में हाथ मिला लेते हैं, सारी दुश्मनी मिट जाती है, एक अच्छा माहौल बना के ये लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन जनता तो त्राहीमाम हो जाती है इन सब चीजों से। जनता को राहत देने की बात सबके घोषणा पत्र में होती है। जनता को राहत में सबसे पहले आती है महंगाई रोकना, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, कालाबाजारी रोकना। आज हाल ये है कि किसी के पास आटा है तो भी वह रोटी नहीं बना सकता। कितनी बड़ी बात बोली है, क्योंकि ईंधन नहीं है। ईंधन इतना महंगा हो गया है। घोषणा हर सरकार करती है, हम व्यापारियों से सख्ती से निपटेंगे, कीमतें कम करेंगे। भारतीय जन सुनता है और देखता है। कंट्रोल लागू हुआ, फिर कंट्रोल उठा। भारतीय जन देखता है और सुनता है और चुप भी रहता है। यदि सत्ता पर आज लोग जो हैं वे महंगाई कर रहे हैं, देखते ही देखते हर चीज के दाम 4-4, 5-5 गुना बढ़ गए हैं, विपक्ष ने कभी महंगाई का मुद्दा उठाया नहीं, तो क्या अब हमें ये मान लेना चाहिए कि विपक्ष और सरकार अब साथ मिलकर काम कर रहे हैं पूर्ण सहमति से कि जनता को लूटना है आपने? और सबसे बड़ी बात, जनता भी सवाल नहीं कर रही है, कोई आंदोलन नहीं खड़ी कर रही है। कम से कम उनसे ही सवाल पूछ लीजिए जिनको वोट दिया है, चाहे वे विपक्ष में ही क्यों ना हो। रामबाबू रामानुजलाल श्रीवास्तव उर्फ ऊंट ने कई साल पहले लिखा था, तब भी थी गोल अब भी है गोल, बाहरी दुनिया बाहरे भूगोल। तब भी थी पोल अब भी है पोल, बाहरे कंट्रोल बाहरे डी कंट्रोल। बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्याज कब्जे में करके रख लीजिए, 200 किलो तक पार चले जाते हैं, उसके बाद फिर डी कंट्रोल किया जाता है। सरकार एहसान जताती है, पहले व्यापारियों का मुनाफा करवाती है, फिर आम जन के ऊपर एहसान जताती है कि देखो हमने तुम्हारे लिए कितना अच्छा काम किया। अब प्याज 200 रुपए किलो नहीं, 190 रुपए किलो है। मुद्रास्फीति साधारण जन नहीं समझता, पर नेता कहकर बड़ी हो जाते हैं। क्या करें, मुद्रास्फीति बढ़ गई है। आदमी ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ना जानता, ना वर्ल्ड बैंक, ना एड इंडिया क्लब, ना एड इंडिया कंसोर्टियम, ना बैलेंस ऑफ पेमेंट। जनता इनमें से कुछ भी नहीं जानती है। बड़े बड़े जुमले आप छोड़ते रहिए, ये सब जुमले उनके मुंह पर फेंकने से क्या होगा। मगर सवाल है, राजपद जरूरी है कि जनता को राहत? दोनों में से क्या जरूरी है, राजपद या जनता को राहत? बड़े बड़े व्यापारियों से पैसा लेकर जो लोग सरकार खड़ी करते हैं, जाहिर सी बात है वे किसको चुनेंगे? आगे उसका जवाब है, राजपद जरूरी है। राजपद जरूरी है। आम जनता तो आज है कल नहीं। इतने अरबों की आबादी में कुछ करोड़ मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, बाकी इतने सारे करोड़ तो जिंदा हैं दोबारा ये जनसत्ता चुनने के लिए। अभी मैंने एक पत्रिका में विश्वनाथ प्रताप सरकार में एक मंत्री का कथन पढ़ा। उसने कहा कि कीमतें घटाने के लिए व्यापारियों के खिलाफ कुछ कठोर कार्रवाई की योजना बनाकर मैंने प्रधानमंत्री को दिखाई। विश्वनाथ ने कहा कि व्यापारियों पर सख्ती करने से भारतीय जनता पार्टी नाराज हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बनिया पार्टी, ब्राह्मण बनिए के गठजोड़ से बनी पार्टी, इसलिए ये सब कुछ सेल पर रखती है। आजकल सब कुछ सेल पर चल रहा है। क्या बीएसएनएल, क्या रेल, क्या हवाई अड्डे और क्या ओएनजीसी, सब कुछ सेल पर है। यहाँ तक के वो जो हमारी प्राचीन धरोहर हैं, हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन पर सरकारी कंट्रोल हुआ करता था, वे भी
लाल किला जैसी इमारत भी डालमिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को 25 साल की लीज के लिए दे दी गई है। क्या उम्मीद लगाएंगे आप इस पार्टी से? फिर भी उम्मीद है, यही तो है। वह समर्थन वापस ले लेगी तो सरकार गिर जाएगी। ऐसा मत करो, यानी लूटने वालों को लूटने दो, भूखों मरने वालों को मरने दो, प्रधानमंत्री और मंत्री बने रहो। हम तो भूखे नहीं हैं। भारतीय जन के द्वारा निर्वाचित सरकार के मंत्रियों का यह हाल है। वे समझते हैं कि इस देश के मनुष्य खाद हैं और इस खाद में वे फूल की तरह बढ़ते और खिलते हैं। भारतीय आम जन खाद है, गोबर है, वाकई है। यदि ना होता तो क्या अपने अधिकारों के प्रति सचेत ना होता? उसे ये ना पता होता कि सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है? यदि गलत कर रही है पता भी चल गया तो विरोध ना करता? इनमें से यदि कुछ भी नहीं है तो आप खाद ही साबित होते हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट जैसी की तैसी लागू कर देना विश्वनाथ प्रताप सिंह का राजनैतिक अवसरवाद था। पिछड़ी जातियों को सुविधाएं जरूर देनी चाहिए, पर किनको? आर्थिक स्थिति भी आधार होनी चाहिए। बिल्कुल, और आर्थिक स्थिति घटाकर 8 लाख रुपया कर दी गई, और 8 लाख रुपया इस महंगाई में कुछ भी नहीं होता, जिसके चलते गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप तक छीन ली गई है। यदि 8 लाख से कम जिनकी आमदनी है वे तो होते ही गरीब हैं, पर ऐसा नहीं है कि 8 से 10 लाख रुपए वाले रईस होते हैं। वे भी लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, और लोअर मिडिल क्लास में इतना मादा नहीं कि वे अपने ब्रिलियंट बच्चों को भी पढ़ने के लिए विदेश भेज सके। इसलिए अंबेडकर नामा ने अपने मंच से एक छोटी सी मुहिम शुरू करी है कि बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को किसी तरीके से साकार करने की पहल की जाए कहीं से, जिसके चलते राजा चौधरी को आप सभी का सपोर्ट मिल रहा है। काफी सपोर्ट मिला है, काफी मिलना भी और बाकी है। आर्थिक स्थिति भी आधार होना चाहिए। हो ये रहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश का बड़ा ताकतवर मंडलीय छोटे मंडलियों को मार रहा है, उनकी झोपड़ियां जला रहा है, उनसे बेगार करवा रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की याद है शव यात्रा वाली कहानी, जिसमें अछूतों में भी अछूत होते हैं? उसी तरह का यहाँ पर जिक्र मुझे समझ में आ रहा है, और मुझे लगता है कि मैं इसको ठीक ही समझ रही हूँ, गलत नहीं समझ रही हूँ। आप अपनी राय इस बाबत कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं। एक उन्माद है अयोध्या का, राम राज लाने वाले हैं तुलसीदास ने लिखा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहूं नहीं व्यापा। कि हर जगह तो राम राज ही है, कहीं भी उठा के देख लीजिए, जैसे कहते हैं ना कण कण में भगवान, बस वैसी ही कहावत है ये। होगा परंतु राज वैसा होगा, राजा के और प्रजा के कर्म वैसे होंगे। तुलसीदास ने यह भी लिखा है, कर्म प्रधान विष करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। अर्थात जैसी करनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, इसको मान लीजिए। पर सिवाय यह पर सिखाया क्या जा रहा है? हुई है वही जो राम रुचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा। राम जी बोल रहे हैं शाखा बढ़ाने को, और शाखा कौन लोग चलाते हैं और किन की शाखाएं बढ़ रही हैं राम राज्य को लेकर, राम राज्य में। ये आप और मैं चुप ही रहे तो अच्छा है, समझते तो हम सभी हैं, बोलने की बार बार क्या जरूरत है एक ही बात को। यानी भाग्यवाद, निष्कर्म, राम भरोसेवाद। मगर ये सिखाने वाले और आंदोलन चलाने वाले दूसरों के अकर्म का फल चख रहे हैं। उनकी राज्य सरकारें हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, संसद सदस्य हैं, और अब तो पूरा संसद, पूरा देश ही उनका है। किनका है? समझ रहे हैं? हाँ, समझ गए, पता चल गया। तो यहाँ पर एक छोटी सी कविता मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जो मेरी स्वरचित है। मैं अपने लोगों से अपील करना चाहूंगी, दलित बहुजन बंधुओं से, सखियों से, माताओं से, बहनों से, भाइयों से, और वो मैं एक छोटी सी कविता के जरिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। वो अपील, जिन्हें मंदिर मस्जिद बनानी है उन्हें बनाने दीजिए, आप विद्यालयों की तरफ रुख कीजिए।
मंदिर मस्जिद हो चाहे हो तीरथ काबा, इनकी तरफ कभी ना कीजिए रुख, कह गए बाबा। बाबा से यहाँ मेरा मतलब आपके और हमारे सबके चहेते बाबा साहब अम्बेडकर से ही है। ये कविता मैंने 9 नवंबर 2019 को लिखी थी, और तब भी राम जन्मभूमि का विवाद चल ही रहा था कि अपने बहुजन भाइयों से, अपने दलित भाइयों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिन्हें राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद में फंसना है उन्हें फंसे रहने दीजिए। यदि आप उनका सहयोग नहीं करेंगे तो ये उन्माद पैदा भी नहीं होगा। आपका काम पढ़ाई लिखाई है, विवादियों के बीच में फंसना नहीं है, इसलिए आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए। बस इतना ही मेरा कहना है। भारतीय जन अर्थशास्त्री वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के वक्तव्य पढ़ता है, सोना बेचने से देश बच गया, रुपए के अवमूल्यन से फायदा, पर मनुष्य का जो अवमूल्यन हो रहा है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। देश तो बच गया, पैसे का जोर घट गया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, गिर तो आदमी भी रहा है। इसके ऊपर भी मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। एक मिनट जरा ढूंढ लेने दीजिए। हाँ जी, आम जन का अवमूल्यन जो हुआ है उसके ऊपर कौन बात करेगा? कोई तो बात करेगा, मैं कर रही हूं अपने कविता के जरिए। सुनिए। जो पहले मर मर के जीता था अब जीते जी मरता है, पहले टके का भाव था अब रुपए के भाव गिरता है, कितना नीचे इंसान को सरकारों ने पहुंचा दिया, डॉलर के भाव उठाना था टके से भी नीचे गिरा दिया। तो ये है हमारी सारी चेतना सरकारों की। बात तो करते हैं डॉलर तक रुपए को उठाने की, लेकिन गिरा देते हैं टके से भी नीचे। बांग्लादेश का टका आज हमारे रुपए से कहीं ज्यादा ऊंचा है। ये तो मुद्रास्फीति की हालत है हमारे इसमें, जीडीपी। वित्त मंत्री कहते हैं गैर जरूरी वस्तुओं का हम आयात कम करेंगे जिसे विदेशी मुद्रा बचेगी। क्या गैर जरूरी है? इतनी विलास की वस्तुओं का इस्तेमाल कौन करते हैं? किन लोगों को फॉरेन का क्रेज है? इस वर्ग को भारतीय हो जाना भी शर्म की बात लगती है। दे हेट टू बी इंडियंस, यू नो। सबसे दुखदाई बात है कि महात्मा गांधी ने जिनसे चरखा चलवाया था, विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट करवाया था, खादी पहनवाई थी, वे और उनके वंश के नेताओं के शरीर पर वर्दी की तरह खाकी का कुर्ता रहता है, पर घर में सब विदेशी। चलिए, आप और हम इस बात का संतोष तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आज की जो सत्ता है, सत्ता पर रूढ़ संसद हैं, प्रधान सेवक हैं, उनके सूट की कीमत 10 लाख तक थी। उन्हें कोई परहेज नहीं है विदेशी कपड़ा पहनने में, जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी करके ढेर सारी वीविंग हुई हो उनके नाम की। संतोष की बात है कि वो खादी नहीं पहनते, बाकी सब पहनते हैं। अधिकांश की घड़ियां विदेशी, घर में विदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स, सौंदर्य प्रसाधन विदेशी। आज महात्मा गांधी जैसा कोई स्वदेशी की पुकार लगाने वाला नहीं है। देश पर संकट है, यही लोग कहते हैं, पर संकट लाद देते हैं आम भारतीय जनों पर। देश पर संकट है, आम भारतीय जनों पर संकट है, क्योंकि ऐसे सांसद जो हैं, सांसदों को हमने चुनकर संसद में भेज रखा है। हमारे पर तो संकट होगा ही, क्योंकि हमारा चुनाव गलत है। एयर कंडीशन बंगलों और दफ्तरों में चैन से रहने वाले, बाजीगरी करने वाले इन बड़े बड़े भारतीय भाग्य विधाताओं की अलग छोटी सी दुनिया है। तुलसीदास ने लिखा है, सबते भले विमूढ़ जिन्हीं ना व्यापो जगत गति। इसमें जगत गति नहीं व्यापति, पर बाहर जगत है। इसमें जगत गति कौन है और किस जगत गति के विकास के लिए ये लोग काम करते हैं,
अच्छे से बताया गया है। करीब 35 साल पहले हमने वसुधा में मोहम्मद अली ताज भोपाली की एक गज़ल प्रकाशित की थी। उसका एक शेर मुझे याद है, तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। अगर ये बेखबरी जुर्म है तो सजा भी मिलेगी। कौन देगा सजा? वोटर दे सकता है ये सजा, सरकार को उखाड़ फेंक कर, उसे बदल कर। लेकिन शर्त इतनी है कि वोटर को भी अपना फर्ज पता हो, अपना चुनाव पता हो। आज का वोटर चुनाव उन्हीं का करता है जिनको लगता है कि यदि सरकार में चुन के गए तो मेरा तो ज़रूर भला कर देंगे। थोड़ी सी बेईमानी तो आपके अंदर भी है, तभी सरकार ऐसी है। थोड़े से ईमानदार हो जाइए। जब देश का भला होगा तो आप भी देश का ही हिस्सा हैं, भला आपका भी होगा। बस इतनी सी बात है। तो आज का ये लेख यहाँ समाप्त होता है और उम्मीद है आपको मेरी छोटी छोटी कविताएं पसंद आई होंगी। वैसे उपसंहार के तौर पर मैं एक छोटी सी कविता और प्रस्तुत कर सकती हूँ। सुनिए, जो आज के सरकारों से मेरा सवाल भी है। वापस ना आया काला धन, रुपया हुआ टके से कम, बढ़ती फीस हुआ शिक्षा का स्तर कम, किसी फ्रंट पर तो अब दिखाओ दम। ये मेरा सरकारों से सवाल है। और वह सरकार कोई भी हो, हर सरकार कुछ ना कुछ घोषणाएं करती है, लेकिन उनमें से पता नहीं कितनी पूरी हो पाती हैं। आम जन तो हमेशा भुक्त भोगी ही रह जाता है, भुगतता है। तो आज का ये लेख आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगले लेख में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।